हाय एवरीवन, दिस इज़ बिंदु एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम TSSSB TGT नेचुरल साइंस का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं देन आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। So our first question is, in which cropping pattern does the farmer get two crops simultaneously at one time or within a short interval of time from the same field? क्वेश्चन बोल रहा है कि किस क्रॉपिंग पैटर्न में जो है हमें एक ही टाइम पे दो फसलें मिलती हैं। सो ऑप्शंस हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में या फिर क्रॉप रोटेशन में या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। भी एक ही जगह पे हमने दो या उससे ज़्यादा फसलें क्या कर दी, एक ही समय पे हमने उगा दी, तो उस सिस्टम को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें, जैसे वीट और ग्राम, इन दोनों को ऐड कर दें, वीट प्लस ग्राम, गेहूँ और चना, इन दोनों को मिक्स करके उगा लें। या फिर वीट के साथ हम मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ग्राउंड नट हो गया और ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर। ऐसे जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम में हम फसलों के क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना के उनको हम उगा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बनेगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम में जो है किसी भी फार्मर को दो या उससे ज़्यादा फसलें क्या हो सकती हैं, एक ही समय पे उसे मिल सकती हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द राशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन। भाई इंडिया में जो राशन सिस्टम के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कब शुरू हुआ था। सो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है 1940s। 1940s में क्या है, इंडिया में क्या था, राशन सिस्टम शुरू हुआ था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है। सो इसका आंसर हमारे पास होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ऑप्शंस इन्होंने गलत दे रखे हैं, यहाँ पे आना था सेंटीमीटर। DSSB वालों ने यहाँ पे ऑप्शंस की मिस्टेक कर रखी है, पर मीटर क्यूब दिया हुआ है इन्होंने। सो यहाँ पे इसको देना चाहिए था पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो वो वाटर की डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर हम SI सिस्टम में बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको अगर हम दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो कैसे आएगा, ग्राम में चेंज करो पहले ऊपर वाले को 1000, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये किस में चेंज हो गया, ग्राम में चेंज हो गया। और बाय में क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो क्या बनेगा, या फिर इसको चलो मीटर क्यूब में ही रहने दो आप लोग। तो क्या बनना था, ये बनना था 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर ये ग्राम पर मीटर क्यूब दे रहा है तो हमारे पास यहाँ पे आना था ऑप्शन 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब, बट इसने हमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अगर 1 ग्राम पर मीटर क्यूब DSSB ने हमें फाइनल आंसर दे रखा है, सो इसका हमारे पास आंसर बनना था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे अभी अभी हमने देखा 1000 किलोग्राम जो था 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको हम चेंज करते हैं किस में, अभी अभी हमने चेंज किया था 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब था। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻², और उसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 2 6, ये कैंसिल हो गया। सो आंसर बचता है हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे ऑप्शन हमें देना चाहिए था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अगर यूनिट ग्राम मीटर क्यूब लेके चल रहे हैं तो हमें जो है
वो नंबर देना चाहिए था इसको 10 की पावर 6। एक चीज़ इन्होंने रॉन्ग दी हुई है हमें। सो इसका आंसर हमारे पास बनेगा, अगर 1 ले रहे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ना कि मीटर क्यूब। सो ये आपको ध्यान रखना है। और वो जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी डिफरेंट स्पीशीज डू इंडियन कैटल बिलोंग टू। जो इंडियन कैटल है वो कितने और डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती है। सो ये जो पेपर कटिंग है यह मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से ही उठा रखी है। सो आप यहाँ से देखो कि डीएसएसबी ने कैसे लाइन में मतलब लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो देखिए इन्होंने क्वेश्चन कैसे उठाया हुआ है कि कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर 2 पर्पजेस। जो पशुपालन करते हैं हम 2 पर्पज़ के लिए करते हैं, मिल्क के लिए या फिर ड्रॉट के लिए, खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर में हेल्प कराने के लिए या फिर उनसे दूध प्राप्त करने के लिए। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़। आगे ना लाइन, जो इंडियन कैटल है वो 2 डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, 4th ऑप्शन, कि इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़। 4th ऑप्शन इज़ द राइट वन। कौन कौन सी हैं वो दो डिफरेंट स्पीशीज़। फर्स्ट है बोस इंडिकस काऊ जिसको बोलेंगे, और जो सेकंड है वो कौन सी है, बोस बुबालिस। बोस इंडिकस काऊ और बोस बुबालिस बोफेलो। ये भी पूछा था क्वेश्चन डीएसएसबी ने, किसी दूसरी शिफ्ट में पूछा था। वो जो पेपर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको उसमें फिर से डिस्कस करवा दूँगी। सो जो बोस इंडिकस है वो किससे रिलेटेड है, काऊ, और जो बोस बुबालिस है वो किससे रिलेटेड है, बोफेलो से। सो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स या डेयरी एनिमल्स। जो लेबर के लिए यूज़ होती हैं, खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं जो पशु, उनको क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल्स। सो ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखनी है बातें। सो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। 4th ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ से करेक्ट है कि जो इंडियन कैटल है दैट बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट स्पीशीज़। आई होप आपको एक आइडिया सा मिल रहा होगा कि डीएसएसबी किस तरीके से क्वेश्चंस बनाता है और पुटअप करता है। सो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, बिल्कुल बेस वहीं से बनता है आप लोगों का। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैरेट ग्रास केम टू इंडिया व्हेन इंडिया इम्पोर्टेड। कैरेट ग्रास कब आई थी इंडिया में, जब इंडिया ने क्या इंपोर्ट किया था। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वीट फ्रॉम यूएसए। जब यूएसए से वीट इंपोर्ट किया था तब जो है कैरेट ग्रास वो इंडिया में आई थी। अब कैरेट ग्रास क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एक तरीके से वीड है, इसका और नाम क्या है हमारे पास, पार्थेनियम। पार्थेनियम ये भी हमें पता होना चाहिए। कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं हम गाजर घास, गाजर घास, कैरेट ग्रास, या इसका एक और नाम है हमारे पास दैट इज़ कांग्रेस वीड, कांग्रेस वीड। सो ये 2-3 नाम है, ये हमें पता होना चाहिए इसके, पार्थेनियम, गाजर घास, कैरेट ग्रास, कांग्रेस वीड। So that came to India when India imported wheat from USA. Second option is the correct one. Now move to the next question. For which of the following factors is variety improvement done? किन फैक्टर्स के लिए जो है वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, एंड सेकंड वन इज़ वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा फैक्टर के लिए जो है वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। सो यहाँ से हमारे पास बोथ 1 एंड 2, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इन दोनों के लिए ही जो है वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन एंड वाइडर अडेप्टेबिलिटी। फर्दर नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कुछ 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, हेडिंग के नाम से, हेडिंग बना रखी है इनकी। क्लास 9th की जो बुक है आपकी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें जब आप देखोगे पेज नंबर 205 पे, तो वहाँ पे ये दिया हुआ है हमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होते हैं कि जिनके लिए वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है।
सो वो कुछ 6 फैक्टर्स हमें दे रखे हैं। हायर यील्ड के लिए, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, फोर्थ वन है आपका चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, फिफ्थ है आपका वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड सिक्स्थ है आपका डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन दोनों फैक्टर्स के लिए क्या है, वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। इन जो भी जितने भी फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए, इनकी डेप्थ में अभी हम नहीं जा रहे, सिर्फ मैंने आपको मेन हेडिंग बताई है आपकी कि इन फैक्टर्स के लिए वैरायटी इम्प्रूवमेंट की जाती है। सो यहाँ से हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग फ़िश। फ़िश ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं। सो देखिए, ये भी मैंने आपके एनसीईआरटी की ही कटिंग उठा रखी है। सो देखिए, देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश। सो आंसर क्या बनेगा, देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, कौन कौन से वेज हैं फ़िश ऑब्टेन करने के। फर्स्ट वन है हमारा फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। पहला हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज से हम फ़िश ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। और जो दूसरा वे है फ़िश फार्मिंग का, वो है कल्चर फिशरी। सो मेन हमारा क्या है, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग फ़िश, देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ताजमहल इज़ आल्सो अ विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन विच हैज़ लेड टू सेम टू सफ़र फ्रॉम मार्बल कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ताजमहल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो ताजमहल डल होता जा रहा है ना, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन या फिर वाटर पॉल्यूशन। सो इसका आंसर हमारे पास होगा थर्ड ऑप्शन, एसिड रेन। मेनली एसिड रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ताजमहल फेडेड कलर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा विच हैज़ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। The pollutant which come from industries are released in air which includes oxides of sulfur and nitrogen। जो फैक्ट्री वगैरह से जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो किसके ऑक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NO2 SO2 ये सब निकलते हैं। सो ये क्या करते हैं, जब एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो जो वाटर वेपर होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। SO2 क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और NO2 क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड आपका नाइट्रिक एसिड कौन सा होगा, HNO3। SO2 और NO2 ये रिएक्शन करके बना लेंगे। SO2 बनाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड और जो NO2 है वो आपका बनाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो ये फिर जो है रेन के साथ हमारे पास अर्थ पे पहुंचेंगे और इस रेन को बोलते हैं हम एसिड रेन। सो ये फिर जो है ताजमहल का जो मार्बल उसके साथ रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसकी वजह से ताजमहल का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पेल येलोइश कलर हो गया ताजमहल का इसकी वजह से। सो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, एसिड रेन। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the process of separation of solid from liquid by allowing former to settle down and pouring of the latter। इनमें से कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे सॉलिड से लिक्विड सेपरेट करने में। सॉलिड को तो सेटल डाउन करके और जो ऊपर लिक्विड रह जाता है उसको हम निथार लेते हैं दूसरे बर्तन में। सो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, टाइट्रेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन या फिर डिस्टिलेशन। सो इसके लिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं डिकेंटेशन। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ डिकेंटेशन। सो आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज हो रहा होगा कि डिकेंटेशन एंड दूसरा एक और मेथड होता है हमारे पास, दूसरा कौन सा होता है आपका सेडिमेंटेशन। आई होप आपने ये दोनों मेथड सुने होंगे। सो इनमें माइनर सा डिफरेंस है। देखिए सेडिमेंटेशन में तो क्या होता है, जैसे मान लो रेत और पानी का मिक्सचर है। सो रेत तो क्या होता है, नीचे जम जाता है,
पानी हमारा ऊपर रह जाता है, रेत नीचे जम जाता है, पानी ऊपर रह जाता है। सो जो रेत नीचे जमता है उसको बोलेंगे हम सेडिमेंट, और इस रेत के नीचे जमने की प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जो ऊपर पानी रह गया उसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। सो जो ये पूछा इसने कि जो सॉलिड से लिक्विड हमें सेपरेट करना है, सॉलिड को तो हम सेटल डाउन करके और जो लिक्विड है उसको किसी दूसरे बर्तन में निथार के वैसे सेपरेट करना है हमें। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिकेंटेशन। यहाँ पे वो सेडिमेंटेशन भी हमें ऑप्शन में दे सकता था, सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें इनमें जो डिफरेंस है डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन में हमें पता होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का हम। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स बाय फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र के द्वारा कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सो ऑब्वियसली तीनों फर्टिलाइज़र जो हैं तीनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स के द्वारा प्लांट्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। कई बार जो फर्टिलाइज़र्स हम लेके आते हैं, जो लोग खेती करते हैं उन्होंने देखा भी होगा, जो फर्टिलाइज़र्स की पैकिंग होती है उस पर क्या होता है, NPK लिखा होता है। सो हमें पता होना चाहिए NPK का मतलब क्या है। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। सो ये तीनों जो हैं न्यूट्रिएंट्स हमें फर्टिलाइज़र से मिलती हैं। सो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगर आपको कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आगे भी आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप DSSP की तैयारी कर रहे हैं देन आप प्रीवियस क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, वहाँ से एक आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सो NCERT आपका मेन है, आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ो बिल्कुल ध्यान से। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस कराती जा रही हूँ, सो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्रैक्टिस करते रहें एंड बाय बाय, टेक केयर।